नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक काल की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हम आधुनिक कालीन साहित्य की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें गद्य का विकास, खड़ी बोली का विकास, राष्ट्रीय भावना और जनवादी भावना या विचार, इन 4 विशेषताओं की चर्चा की है। अगली जो विशेषता है, विविध वादों का प्रभाव या विविध वादों की प्रधानता। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में विविध वादों ने जन्म लिया है। वाद क्या है? वाद एक विचारधारा है, एक सिद्धांत होता है। उस विचारधारा या सिद्धांत के अनुसार लेखन किया जाता है। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में ऐसे कई वादों ने जन्म लिया है। तो इन वादों से आधुनिक युग का जो साहित्य है वो समृद्ध हुआ है और उसमें नए नए जो मोड़ हैं आ चुके हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के वाद हैं, जिसमें उल्लेखनीय वादों में छायावाद है, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कहा गया है। अंग्रेजी में उसके लिए रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रहस्यवाद है, उसके लिए मिस्टिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद हालावाद है, वाइनियम्स। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिव्स। उसके बाद प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटेरियम्स। उसके बाद प्रतीकवाद है, सिंबोलिम्स। और अभिव्यंजनावाद, जिसको एक्सपेरिमेंसियम्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं, जिन वादों ने आधुनिक कालखंड में जन्म लिया है, उनमें से प्रमुख वादों के अंतर्गत छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद ये महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार का जो साहित्य है, लेखन होता है या हो चुका है। इन विचारधाराओं के संघर्ष से एक और बौद्धिक परिमार्जन हुआ है, तो दूसरी ओर साहित्यकारों की जो संख्या है वह भी बढ़ चुकी है। विविध वाद कुछ न कुछ नए प्रवाह के साथ आए हुए दिखाई देते हैं, और ये जो विभिन्न वाद हैं वे अपना जो रूप है दिखाकर आगे चले हैं। जैसा छायावाद है, छायावादी कविता हम देखते हैं कि ये जो छाया जैसी जो कविता है वह पहले आई, बाद में लुप्त हो गई। उसके बाद स्वच्छंद ढंग की कविता के रूप में, जैसे कि प्रकृति का जो महत्व है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार के वाद हैं वह एक साहित्यिक या वैचारिक विचारधारा है, और उस विचारधारा को लेकर साहित्य लेखन होता रहा है। सन 1940 के कवियों की जब हम कविता देखते हैं तो कविता में एक प्रगति का जो प्रवाह है वह देखने को मिलता है। इसलिए उसको प्रगतिवाद या प्रगतिवादी कविता कहा गया है, या उसका जन्म हुआ है, जिसमें नया नया चाहकर भी जो पुराना है उसको बेकार माना गया है। यानी कि एक नई जो प्रवृत्ति है, एक नई जो विचारधारा है, उसने जन्म लिया और उसका वर्णन या चित्रण साहित्य के माध्यम से होने लगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ताज नामक जो कविता है
पंत जी की तो एक अच्छा उदाहरण के रूप में हम इस कविता को देख सकते हैं। परिवर्तन चाहने वाली जो कविता है, उस कविता के बाद प्रयोगवादी कविताएं, और इस प्रयोगवादी कविता के जो प्रवर्तक है अज्ञेय जी है। तो अज्ञेय जैसे कवि ने उनके एक महत्वपूर्ण और चर्चित जो प्रयोगवादी कविता का जो उदाहरण है हम नदी के द्वीप है, उसके साथ ही कलगी बाजारे की ये जो उनकी कविता है, इन कविता के अंतर्गत हम प्रयोगवाद का जो सूत्रपात है होता हुआ देखते हैं। आगे हिंदी साहित्य की जो कविता हैं जिसके अंतर्गत तार सप्तक की स्थापना होती है, और तार सप्तक के माध्यम से इस प्रकार की प्रयोगवादी कविताएं लिखी गई हैं। स्वतंत्रोत्तर कालखंड में नई कविता, नई कहानी जैसी नई जो विधाएं हैं, उन विधाओं ने जन्म लिया और उनमें प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। उसके पश्चात अभिव्यंजना में वैज्ञानिक प्रगति की जो झलक है देखने को मिलती है। रहस्यवाद की झलक आज भी साहित्य के अंतर्गत दिखाई देती है। कबीर से लेकर आज तक की जो साहित्यिक या कवि की जो परंपरा है उसमें अर्थात ये जो रहस्यवाद है देखने को मिलता है। बच्चन जी के कविता के अंतर्गत जो हालावाद है, हालावाद ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्रकट किया या स्थापित किया। इस कालखंड के अंतर्गत बच्चन जी द्वारा मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला जैसी जो कृतियां हैं हिंदी साहित्य को देने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। परंतु इस प्रकार की जो हालावादी कविता है उन्होंने अपना एक सीमित जो दायरा है वह बनाए रखा। हरिवंश राय बच्चन के अतिरिक्त इस पर किसी ने भी अधिक मात्रा में लेखन नहीं किया है। तो इस प्रकार इन वादों के कारण आधुनिक कालीन जो हिंदी साहित्य है उसके इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो इस प्रकार आधुनिक काल का जो साहित्य है तो ये विविध वादों की प्रधानता का रहा है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो वैचारिकता है उसको जन्म देने का जो काम है आधुनिक कालीन साहित्य में देखने को मिलता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है सभी विषयों पर साहित्य रचना। तो ये भी इससे मिलती जुलती विशेषता है, सभी विषयों पर साहित्यिक रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आज तक के साहित्यकारों ने धीरे धीरे प्रत्येक विषय पर साहित्यिक रचनाएं लिखी है। भारतेंदु काल में स्वयं भारतेंदु जी ने गुलामगिरी, विदेशी सत्ता और भारतीयों को लेकर अपना जो विचार है वह साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से रखा है। इस काल के कवि साहित्यकारों ने भी विविध विषयों के साथ देशवासियों से संबंधित किंतु अंग्रेजों के विपरीत या उनके विरोध में लेखन करने का कार्य भी किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालखंड में हम देखते हैं कि सरस्वती नामक जो पत्रिका है उस पत्रिका ने स्वयं और दूसरों के जो विविध विषयों के जो लेख हैं जिसके अंतर्गत कथा कविताएं हैं तो उसको प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। छायावादी युगीन जो साहित्य है उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इस युग के कवि और लेखकों ने नारी, उसके बाद निसर्ग, गरीबी, गुलामी जैसे विविध विषयों पर विशेष रचनाओं का निर्माण किया है। छायावादोत्तर कालखंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रेमचंद जैसे जो महान रचनाकार है तो उन्होंने अन्याय, अत्याचार, आर्थिक जो विषमता को लेकर साहित्य की रचनाएं की है। प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि नए नए विषयों पर साहित्यकारों ने विशेषकर विश्व बंधुत्व, आर्थिक विषमता, समता को लेकर लेखन कार्य किया है। आगे चलकर प्रयोगवादी कवियों ने तो प्रेयसी के रिबिन के टुकड़े या जैसे कि चूड़ी के टुकड़े पर भी कविताएं लिखी हैं।
आज़ादी के पश्चात नई कहानी, नई कविता आदि में भी विभिन्न प्रकार के विषयों पर प्रकाश डालने का या उसको साहित्य में स्थान देने का प्रयास हुआ है। इस प्रकार साहित्य के जो विविध रूपों में उन्नति होती हुई दिखाई देती है और कवियों एवं लेखकों ने लगभग सभी विषयों पर मुक्तता से लेखन करने का काम किया है। आगे चलकर साठोत्तरी कविता में हम देखते हैं कि युद्ध है, राजनीति या विविध आर्थिक योजनाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया है। 8वें दशक और 90वें दशक में हम देखते हैं कि कथा उपन्यास में जनवादी जो विचारधारा है वह प्रखरता से उभर कर आई हुई दिखाई देती है। उसके साथ ही अछूते विषयों को कथा, कविता, नाटक आदि में भी स्थान देने का प्रयास स्वतंत्रोत्तर युगीन साहित्यकारों ने किया है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि ऐसे कई जो समस्या हैं उन समस्याओं पर भी उन्होंने लेखन करने का काम किया है। तो इस प्रकार आधुनिक कालीन जो साहित्य है, जिस साहित्य के अंतर्गत सभी विषयों पर साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी इस कालखंड के अंतर्गत साहित्यकारों ने अपने साहित्य में उसको स्थान दिया है। अगली जो विशेषता है प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण। हम देखते हैं कि आधुनिक कालीन साहित्यकारों ने सभी विषयों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। यहाँ तक कि प्रकृति का जो स्वतंत्र चित्रण है उन्होंने करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रृंगार युग में प्रकृति का उद्दीपन रूप में अर्थात उसको चित्रित किया गया था, उसको व्यवहारित किया गया था। किंतु जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में प्रकृति का आलंबन का जो रूप है उसको चित्रित करने का प्रयास हुआ है। भारतेंदु युग से ही प्रकृति के जो आलंबन रूप है उसको चित्रित करने का प्रयास हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में ये जो प्रकृति का जो चित्रण है कुछ मात्रा में स्वतंत्र रूप से उसका चित्रण हुआ है, किंतु आगे चलकर छायावादी काल में कविता अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी स्वतंत्र रूप से प्रकृति का चित्रण हुआ है। उसमें भी कहीं कहीं जो उग्र रूप है वह दिखाने का प्रयास कवियों ने किया है। छायावादी काल में प्रकृति का जो चित्रण है या उसका प्रकृति का जो यौन है वह चित्रित करने का काम किया है। तो इस दृष्टि से छायावादी कालखंड में प्रकृति का जो यौन है वह चित्रित हुआ है। तो इस दृष्टि से छायावादी काल प्रकृति चित्रण का यौन काल भी कहा गया है। उसका ऐसा जो रूप है भविष्य में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। प्रकृति का स्वतंत्र तथा उन्मुक्त जो वर्णन है अन्यत्र दुर्लभ रहा है। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है उनके द्वारा वर्णित निसर्ग का जो रूप है वह अद्वितीय रहा है। तो इस प्रकार छायावाद के कालखंड में हम प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कई सारी जो कविता है हम देख पाते हैं। तो उसका मानवीकरण का जो रूप है तो इन छायावादी कवियों ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। तो इस दृष्टि से उनका मानवीकरण का रूप तो बेजोड़ और अनूठा रहा है। रहस्यवाद का जो पुट है वह भी आधुनिक कालीन साहित्य के अंतर्गत झलकता हुआ दिखाई देता है। प्रगति और प्रयोगवाद में प्रकृति का जो स्वतंत्र चित्रण है वह होता हुआ दिखाई देता है, किंतु स्वातंत्रोत्तर काल में तो इस प्रकार प्रकृति का जो चित्रण है धीरे धीरे घटता हुआ लक्षित होता है। तो इस दृष्टि से प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का जो प्रयास है आधुनिक कालीन साहित्यकारों ने किया है। विशेषकर छायावादी कवियों ने प्रकृति का जो स्वतंत्र चित्रण किया है तो इस प्रकार का चित्रण जिसको मानवीकरण करने का प्रयास हुआ है तो इस प्रकार का चित्रण बेजोड़ और अनूठा रहा है।
अगली जो विशेषता है आंग्ल प्रभाव। तो यह जो प्रभाव है बड़ा ही व्यापक और बहुमुखी रहा है। अंग्रेजी शिक्षा के विकास के साथ हमारा पाश्चात्य साहित्य के साथ संपर्क बढ़ता है और इस प्रकार ये जो आंग्ल प्रभाव है या अंग्रेजी जो प्रभाव है वह भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर भी हम देखते हैं या दोनों पर भी पड़ा है। भाव पक्ष की दृष्टि से मुख्य जो प्रभाव है गद्य क्षेत्र पर अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। गद्य के जो विभिन्न रूप है उनका जैसा विविध रूपी विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है उसका अनुसरण हिंदी साहित्य के गद्य में भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी है, निबंध, जीवनी, संस्मरण, इन विभिन्न प्रकार के गद्य के जो रूप हैं या इन गद्य के सभी क्षेत्रों में पाश्चात्य प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसी तरह काव्य के भाव पक्ष पर भी पाश्चात्य साहित्य का जो प्रभाव है स्पष्ट परिलक्षित होता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि रहस्यवाद और छायावाद पर ये जो प्रभाव है वह महत्वपूर्ण रहा है या अधिक मात्रा में दिखाई देता है। काव्य के रूप और शैली पर भी ये जो अंग्रेजी प्रभाव है वह बड़ा व्यापक रहा है। हिंदी काव्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है अतुकांत छंद पर रहा है। अंग्रेजी का ये जो सॉनेट का जो रूप है वह भारतेंदु युग में, द्वितीय युग और छायावादी युग में स्पष्ट दिखाई देता है। ये उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवादी जो कविता है उसमें ये जो पाश्चात्य काव्य शैलियाँ हैं उस काव्य शैलियों को लक्ष्य करके नए नए जो प्रयोग हैं करने का प्रयास हुआ है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनवाद, स्वच्छंदतावाद, पलायनवाद, प्रतीकवाद, तो ऐसे कई जो वाद है उस पर ये अंग्रेजी जो प्रभाव है या अंग्रेजी साहित्य है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य पर भी अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हैकू जैसा जो छंद है उस पर भी अर्थात ये जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लघु कथा है, मिनी कविता है, छोटी कविता, ये पाश्चात्य का ही परिणाम है या पाश्चात्य साहित्य से ही हिंदी साहित्य में उसका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार समग्र आधुनिक कालीन जो साहित्य है उस पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद इस साहित्य की अंतिम जो विशेषता है गद्य पद्य शैली परिवर्तन। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में नई शैली का विकास हुआ है जिसे हम गद्य के नाम से जानते हैं। उसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। दूसरी तरफ पद्य की जो शैली है उसमें भी विविध रूपी परिवर्तन हम देख पाते हैं। प्रथम चरण में हमें ग्राम साहित्य का जो स्वर है उसके अंतर्गत कजरी है, ठुमरी, लावनी आदि में हमें देखने को मिलता है। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत इतिवृत्तात्मकता का समावेश हुआ है। द्वितीय चरण यानी कि द्वितीय युग, और इस द्वितीय युग के अंतर्गत प्रमुख द्वितीय युगीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषता रही है वह इतिवृत्तात्मकता रही है। तीसरा जो चरण है छायावाद, इस कालखंड के अंतर्गत छायावाद और रहस्यवाद का जो मिश्रित रूप है उसके आधार पर कोमलकांत पदावली की जो रचना है इस कालखंड के अंतर्गत कवियों ने की है। चतुर्थ चरण के अंतर्गत छायावादोत्तर कालखंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि मार्क्सवाद से प्रभावित जनवादी विचारधारा को
व्यक्त करने के लिए सरल और अलंकारहीन शैली का जो प्रयोग है साहित्यकारों ने किया है। 5वें चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि शैली पक्ष के अंतर्गत नवीन जो प्रयोग हैं या नए नए जो प्रयोग हैं हुए हैं, इसमें शैली का ये जो प्रयोग पक्ष है वह भावों को दबाने वाला दिखाई देता है। यानी कि ये जो शैली पक्ष है बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, भाव पक्ष की अपेक्षा शैली पक्ष श्रेष्ठ रहा है। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में गद्य पद्य शैली में पर्याप्त परिवर्तन आया है। तो इसमें अनेक हम उदाहरण दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से आधुनिक कालीन जो समग्र साहित्य है, तो उस साहित्य की सामान्य विशेषताओं की हमने यहाँ चर्चा की है। पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में, जैसे कि पहली जो विशेषता है गद्य का विकास, हम देखते हैं कि आधुनिक कालखंड के पूर्व गद्य प्रचलित नहीं था। आधुनिक युग की जो देन है वह गद्य की है और इसी कालखंड के अंतर्गत गद्य का विकास हुआ है। गद्य के विभिन्न रूपों ने जन्म लिया और उसका विकास इसी कालखंड के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद खड़ी बोली का विकास, हम देखते हैं कि इसके पूर्व का जो साहित्य है वह खड़ी बोली का नहीं था, तो खड़ी बोली भी इसी कालखंड के अंतर्गत उसका उदय हुआ है और साहित्यिक क्षेत्र में उसका विकास भी हुआ है। राष्ट्रीय ये जो भावना है, हम देखते हैं कि कविता के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, या राष्ट्रीय जो भावना है उसको साहित्यकारों ने ओतप्रोत व्यक्त करने का प्रयास किया है। उसके बाद जनवादी भावना या विचार, हम देखते हैं कि आधुनिक कालखंड के पूर्व का जो साहित्य है इस प्रकार जनवादी भावना का विचार करने वाला नहीं था या लोगों के सुख दुख का वर्णन न के बराबर हुआ है, परंतु आधुनिक कालीन जो साहित्य है इस साहित्य में लोगों की जो भावना है, यानी कि एक अमीर व्यक्ति से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति तक के जो सुख दुख है या उसका जो जीवन है, उसके जो विचार है, उसको साहित्य में स्थान देने का प्रयास इस कालखंड के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद विविध वादों की प्रधानता, आधुनिक कालखंड विविध वादों का रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है, रहस्यवाद है, ऐसे कई सारे वादों ने इस कालखंड के अंतर्गत जन्म लिया है। और जो वाद है अर्थात एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा है और इस विशिष्ट विचारधारा को लेकर साहित्यकारों ने लेखन किया है। उसके बाद सभी विषयों पर साहित्यिक रचनाएं, यानी कि यहाँ विषय का कोई बंधन नहीं है। यहाँ जैसे कि इस कालखंड के अंतर्गत हर विषय पर साहित्य लेखन हुआ है, अव्यक्त विषयों पर भी साहित्य लेखन हुआ है, यानी कि समग्र दृष्टि से जो विषय है अर्थात वह बहुत विषय की व्यापकता को हमें यहाँ देख पाते हैं। उसके बाद प्रतीक का स्वतंत्र जो चित्रण है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक जो विषय है या प्रतीकात्मक जो साहित्य है या इस कालखंड के अंतर्गत व्यक्त हुए हैं। इसी के अंतर्गत प्रकृति का जो स्वतंत्र चित्रण है वह होता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति का सूक्ष्म जो वर्णन है या चित्रण है करने का काम इस कालखंड के अंतर्गत हुआ है। विशेषकर छायावाद में प्रकृति का बहुत सूक्ष्म चित्रण हुआ है, उसका मानवीकरण करने का प्रयास हुआ है। उसके बाद आंग्ल जो प्रभाव है पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में हिंदी साहित्य आने के कारण उनके प्रभाव से वह अछूता रहा है। हम देखते हैं कि आधुनिक कालीन समग्र जो साहित्य है कम अधिक मात्रा में क्यों न हो, वह अंग्रेजी साहित्य से या आंग्ल प्रभाव से प्रभावित रहा है। और अंतिम जो विशेषता है गद्य पद्य शैली परिवर्तन है। तो इस प्रकार गद्य और पद्य दोनों शैलियों में परिवर्तन इस कालखंड के साहित्य में देखने को मिलता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों के अंतर्गत, दोनों शैलियों के अंतर्गत परिवर्तन दिखाई देता है।
आधुनिक कालीन जो साहित्य है भाव पक्ष से भी श्रेष्ठ कला पक्ष रहा है, यानी कि भाव पक्ष से अधिक कला पक्ष ने परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार ये समग्र जो आधुनिक कालीन साहित्य है उसकी सामान्य विशेषता है। अर्थात ये 1800 ईस्वी सन से लेकर आज तक के समग्र साहित्य में इस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।